इंसाफ पसंद बादशाह दरबार में अपने दरबारियों की फरियादें सुनने में मसरूफ था। उधर कला के दरवाजे पर पहरेदार एक पालकी को रोके हुए थे। पालकी को 8 मजबूत और तंदुरुस्त और तवाना नौजवान कहार लाए थे और 2 नौजवान हमरा थे। उनकी सब्ज पगड़ियां, सुर्ख मखमली वर्दियां, सुनहरी तमगे और उनके रोबदार चेहरों से साफ जाहिर था कि वो किसी बड़ी रियासत से ताल्लुक रखते हैं। पहरेदारों का कहना था कि सिर्फ फरियादी ही कला के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सवारियों के लिए दूसरा दरवाजा है। और वो नौजवान कहते थे कि हम तो इसी दरवाजे से दाखिल होंगे, चूंकि बेगम साहिबा दरबारे आम में पैदल नहीं जा सकती। वो पालकी में ही जाएंगी और उन्हें जो शिकायत है वो पालकी में बैठे बैठे ही बादशाह से करेंगी। इस बात को सुनकर पहरेदारों ने समझाया कि बादशाह ने पर्दा नशीन औरतों के लिए अलहदा इंतजाम रखा है। जो औरतें दरबारे आम में हाजिर होना पसंद नहीं करती, वो दूसरे दरबार में जाकर बैठ जाती हैं। बादशाह दरबारे आम से फरागत पाने के बाद वहां जाकर उन औरतों की फरियाद सुना करते हैं। लेकिन नौजवान उस पालकी को उस दरबार की तरफ ले जाना नहीं चाहते थे। आखिर पहरेदारों ने वजीर को इत्तला दी और कहा, इस बात का फौरी फैसला किया जाए, वरना किले के दरवाजे पर यह तमाशा देखने के लिए हजारों लोग जमा होते जा रहे हैं। बादशाह जब दरबारियों की फरियादें सुन चुका तो वजीर ने अदब से झुकते हुए सारा किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। लेकिन उसने इजाजत दे दी और पहरेदारों ने नौजवान से कहा, अब आप इस पालकी को अंदर ले जा सकते हैं। वजीर ने इस ख्याल से कि कहीं दुश्मन पालकी में छुपकर आया हो और बादशाह को जान से मारना चाहता हो, इसलिए उसने बहुत से सिपाहियों को बादशाह के सामने खड़ा कर दिया और हर एक से कह दिया कि वो अपनी अपनी बंदूकों को तैयार रखें और अपनी नजरें पालकी से ना हटाएं। नौजवान आगे आगे थे और पीछे पीछे 8 कहार पालकी उठाए हुए थे। पालकी को बादशाह के तख्त के सामने फर्श पर रखकर कहार हाथ बांधकर बैठ गए। फिर नौजवानों ने कहा, हम दोनों बेगम साहिबा के खास मुलाजिम हैं और हम में से एक का नाम हैदर जंग और दूसरे का नाम सिकंदर जंग है, और बेगम साहिबा हम दोनों पर भरोसा रखती हैं। इसीलिए उन्हें जो भी शिकायत है वो हम उनकी इजाजत से जहां पनाह की खिदमत में बयान करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा कौन है? नौजवान ने कहा, जहां पनाह आपकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई है, खुदा इसे और बढ़ाए। इसी हुकूमत में एक छोटी सी रियासत भी है जिसकी देखभाल और इंतजाम बेगम साहिबा के हाथों में है। इन दिनों आबो हवा की तब्दीली के लिए यहाँ आई हुई हैं। बादशाह ने वजीर से कहा, पहले तुम बेगम साहिबा से दरियाफ्त करो कि हम उनकी तरफ से हैदर जंग और सिकंदर जंग से शिकायत सुन सकते हैं या नहीं। वजीर फौरन ही पालकी के पास गया और झुककर दरियाफ्त किया, बेगम साहिबा, क्या बादशाह सलामत आपकी शिकायत हैदर जंग और सिकंदर जंग की जुबानी सुन सकते हैं? पालकी से आवाज आई, क्या मुजायका है? वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह बेगम साहिबा की जानिब से इजाजत है। फिर सिकंदर जंग ने यूं कहना शुरू किया, बेगम साहिबा जिस मकान में ठहरी हुई हैं उसकी दीवारें नीची हैं। कल दोपहर के बाद बेगम साहिबा सहन में गुस्ल फरमा रही थीं कि शहजादा नियाज की सवारी उस तरफ से गुजरी और उन्होंने बेगम साहिबा को देख लिया। ये बड़ी बेशर्मी की बात है और बेगम साहिबा को इतना मलाल है कि वो खुदकशी करना चाहती हैं। बादशाह ने वजीर से पूछा, कल शहजादे की सवारी में कौन सा जानवर था? वजीर ने अर्ज किया, सफेद हाथी पर शहजादे साहब सवार थे। बादशाह की आंखें गुस्से से उभर आईं और चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने फौरन शहजादे को तलब किया और इस जुर्म की सजा देते हुए कहा, 10 साल तक तुम्हें एक अंधेरी कोठरी में रहना होगा ताकि तुम उन आंखों से किसी चीज को भी ना देख सको जिन आंखों से तुमने
एक पर्दा नशीन औरत को हाथी पर बैठकर देखा है। शहजादा इस सजा को सुनकर कांप उठा। उसने अर्ज किया, जहां पना, इस गुलाम ने जानबूझकर किसी मकान में नहीं झांका। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा को तो मालूम नहीं कि तुमने उन्हें देखा था या नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें देखकर ये यकीन कर लिया कि तुमने भी उन्हें देख लिया होगा। इस शुबा ही की वजह से मैं तुम्हें इतनी मामूली सजा दे रहा हूं, वरना तुम्हारी आंखें भी निकाल दी जाती। हैदर जंग और सिकंदर जंग पालकी की तरफ झुके यूं गर्दन हिला रहे थे जैसे बेगम साहिबा कुछ कह रही हों। फिर उन्होंने बादशाह से अर्ज किया, बेगम साहिबा फरमाती हैं कि मुझे आपके इंसाफ से ऐसी ही उम्मीद थी, और अब मैं शहजादा नियाज की गलती माफ करती हूँ और जहां पना से दरख्वास्त करती हूँ कि शहजादे साहब के लिए जो हुक्म किया गया है उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी कल इनके ही शानों पर होगी और इन्हें हुकूमत के कामों को समझने के लिए अंधेरी कोठरी में नहीं, दरबार में रहने की जरूरत है। बादशाह बेगम की इस बात पर बेहद खुश हुआ। उसने अपने गले से दो हार उतारकर दोनों नौजवानों को दिए और कहा, बेगम साहिबा ने अपने साहबजादे पर रहम की नजर करके हमारी गर्दन भी झुका दी है। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सारे दरबार में वाह वाह का शोर हुआ और बेगम साहिबा जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। बादशाह ने इस खुशी में बेगम साहिबा के रहने के लिए शहर की सबसे खूबसूरत इमारत हाली करवा दी और उनकी खिदमत के लिए बहुत से मुलाजिम मुकर्रर कर दिए। इस वाक़ये की सारे शहर में धूम मच गई और हर शख्स की जुबान से बेगम साहिबा की फ्याजी और रहम दिली के किस्से सुने जाने लगे। उधर वो मुलाजिम जो बेगम साहिबा की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए थे, जी में बहुत खुश थे कि वो बेगम साहिबा की हमदर्दी हासिल करने के बाद उनकी सिफारिश से कोई अच्छा सा ओहदा हासिल कर लेंगे। लेकिन जल्द ही ये बातें ख्वाब बनकर रह गईं। बात यह थी कि हैदर और सिकंदर हर काम खुद ही करते थे। शाही मुलाजिम इमारत के निचले हिस्से में रहते और सिर्फ बाहर का काम किया करते। उन्हें कभी भी बेगम साहिबा के पास जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उन्होंने कभी कोशिश भी की तो हैदर और सिकंदर ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि बेगम साहिबा पर्दे की सख्त पाबंद हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी झलक भी देख ली तो वो बादशाह से कहकर तुम्हारी आंखें निकलवा देंगी। मुलाजिम कानों को हाथ लगाकर बैठ जाते और उनकी आंखों में शहजादे नियाज का वाकया फिरने लगता। बादशाह को जिस वक्त भी इस बात का ख्याल आता कि अगर बेगम साहिबा शहजादे पर तरस न खाती तो वो आज अंधेरी कोठरी में पड़ा हुआ होता, तो बादशाह की गर्दन खुद ब खुद झुक जाती। बेगम का भारी एहसान उसके सर पर है। फिर वो बहुत से तोहफे तहाइफ बेगम के पास भेज देता, जिसे हैदर और सिकंदर वसूल करते और ऊपर ले जाकर बर्तन हाली करके वापस लौटा देते। बादशाह ने इन तमाम बातों का जिक्र मलका से भी कई बार किया था, जिसे सुन सुनकर उसका दिल भी चाहता कि वो बेगम साहिबा से मुलाकात करे। लेकिन मुसीबत यह थी कि बेगम साहिबा पर्दे की इतनी पाबंद थी कि वो किसी गैर औरत से भी मिलना नहीं चाहती थी। एक रोज मलका को एक तदबीर सूझी। उसने अपनी एक कनीज को फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहनाकर बेगम साहिबा के पास रवाना किया। कनीज ने दरवाजे पर पहुंचकर मुलाजमों के जरिए पैगाम भिजवाया कि एक गरीब बेवा बेगम साहिबा के पास दरख्वास्त लेकर आई है और वो अपनी दुख भरी कहानी खुद बेगम साहिबा को सुनाना चाहती है। मुलाजमों को तो ऊपर जाने की इजाजत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने हैदर और सिकंदर तक ये बात पहुंचा दी। दोनों ने कहा, बेवा को ऊपर आने दो। बेवा ऊपर गई। देखा तो दरवाजे से अंदर कमरे तक कम ख्वाब का फर्श बिछा हुआ था। दोनों तरफ फूलों के गमले रखे हुए थे। फर्श पर कालीन और गाव तकिए सजे हुए थे। गरीब बेवा को गाव तकिए से पीठ लगाकर बिठा दिया गया। फिर उसके पीने के लिए लजीज शरबत लाया गया। इसके बाद हैदर ने कहा, बेगम साहिबा
पर्दे के पीछे तशरीफ रखती हैं। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी से कह दो। गरीब बेवा ने कहा, बेगम साहिबा, आपकी फ्याजी और रहम दिली का कला की दीवारों में इतना चर्चा है कि मैं कह नहीं सकती। हैदर और सिकंदर इस बात को सुनकर फौरन समझ गए कि ये औरत कला से आई है, वरना उसे यूं कहना चाहिए था कि शहर में चर्चा है। गरीब बेवा कह रही थी, मैं बेहद गरीब दुखिया हूँ। मेरी एक जवान बेटी है, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद फरमाएं तो मैं उम्र भर दुआएं देती रहूंगी। सिकंदर बोला, बेगम साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं इस गरीब को 500 रुपए दे दूं। बेगम ने पर्दे के पीछे से कहा, क्या मुज़ायका है। सिकंदर ने हैदर को इशारा किया और उसने फौरन ही 500 रुपए से भरी हुई एक थैली लाकर गरीब बेवा को दे दी। वो कहने लगी, अल्लाह आपको बहुत दे, और उठकर वापस चली गई। कनीज ने कला में जाकर मलका के सामने थैली रखते हुए कहा, मलका आलम, मैं एक गरीब बेवा के बेस में गई थी, लेकिन एक बात सुनते ही बेगम साहिबा ने ये थैली इनायत कर दी। हालांकि मैं ये समझ रही थी कि मुझे तो कोई अंदर दाखिल ही होने नहीं देगा। मलका ने पूछा, क्या तुमने बेगम से कोई बात की थी। कनीज बोली, वो सामने तो नहीं आई, अलबत्ता पर्दे के पीछे बैठकर मेरी अर्ज सुनी। फिर सिकंदर ने रुपए देने की इजाजत चाही तो उन्होंने निहायत सुरीली और मीठी आवाज में कहा, क्या मुज़ायका है। फिर मुझे ये रकम मिल गई और मैं चली आई। मलका बोली, बेगम साहिबा बहुत ही नेक, गरीब परवर और सखी हैं। उनसे मिलने को दिल चाहता है, लेकिन वो पर्दे की इतनी पाबंद हैं कि वो किसी के सामने नहीं आती। कनीज कहने लगी, मलका आलम, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेगम साहिबा बदसूरत हों या कोई ऐसा ऐब हो जिसके जाहिर होने से उन्हें बदनामी का डर हो। मलका ने कहा, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया। वो बोली, मलका आलम, पहली बात तो यह है कि बदसूरतों की आवाज बहुत ही सुरीली होती है, जैसे कोयल। आवाज कितनी मीठी और रसीली पाई है, लेकिन देखें तो जैसे कोयला। और बेगम साहिबा की भी आवाज बेहद सुरीली है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक किस्सा सुना था, उसमें भी ऐसा ही राज था। मलका ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, वो क्या किस्सा है। कनीज बोली, एक राजा का किस्सा है। अर्ज करती हूँ, किसी जमाने में एक राजा था। यूं तो बहुत ही रहमदिल और नेक था, लेकिन एक ऐसी बात मशहूर थी जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह जाता। वो बात यह थी कि जो हजाम उसके बाल काटने जाता वो कभी वापस ना आता, इसलिए शहर के हजाम उसके महल में जाते हुए डरा करते। उसी शहर में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसका बेटा भी हजाम था और अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मुझे तो ये बात झूठ मालूम होती है कि राजा के बाल काटने वाला नाई महल से कभी वापस नहीं आता। अब की बार मैं जाकर देखूंगा कि मैं भी वापस आता हूँ या नहीं। गरीब बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी एक आदत तो इतनी खराब है कि मुझे हर वक्त ये खौफ महसूस होता है कि तुझे कहीं नुकसान न पहुंच जाए। बेटे ने कहा, माँ, वो कौन सी आदत है। माँ ने कहा, तेरे पेट में कोई बात भी नहीं बचती। तू एक बात एक जगह सुनता है तो 10 जगह गाता फिरता है। अगर तू महल में गया और वहां की बातें भी जगह जगह गाता फिरा तो तेरी खैर नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से तेरा जाना ठीक नहीं। बेटा हंसकर बोला, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। गर्ज इसी तरह की बातें करने के बाद बात आई गई हो गई। एक दिन राजा के मुलाजिम हजाम को तलाश करते हुए उसी के घर आ पहुंचे। वो भी फौरन कपड़े बदल सामान दुरुस्त कर उनके साथ हो लिया। बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में उनसे सवाल किया, भाइयों, मैंने सुना है कि राजा के महल में जो हजाम जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर ये सच है तो मुझे पहले ही बता दो।
मुलाजमों ने कहा, बात तो सच है और मुमकिन है कि तुम भी वापस ना आओ, लेकिन राजा तुम्हारे बदले में तुम्हारे बीवी बच्चों को 1 लाख अशर्फियां देगा। ये सुनकर उसने कहा, भाइयों, मुझे तो माफ करो, मैं तो अपनी जान नहीं गंवा सकता। मुलाजमों ने उसे पकड़ते हुए कहा, अगर इनाम की रकम में से चौथाई रकम हमें देने का वादा करो तो बचने की एक तदबीर हम तुम्हें बता सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा हक तुम्हें जरूर दूंगा। मुलाजमों ने उसके कान से मुंह लगाकर कुछ समझाया और खुशी खुशी आगे चल दिए। महल पहुंचकर राजा के मुलाजिम हजाम को एक बड़े कमरे में ले गए और दरवाजा बंद करके चले आए। थोड़ी देर के बाद दूसरे दरवाजे से राजा कमरे में दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, देखो, आज तक जो हजाम यहाँ आया है उसे हमने वापस नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारे सर पर एक छोटा सा सींग उगा हुआ है और हमें ये डर रहता है कि अगर हमने हजाम को जिंदा छोड़ दिया तो वो इस बात को शहर में मशहूर कर देगा। हजाम खरा खामोशी से ये बातें सुनता रहा। राजा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बदले में तुम्हारी बीवी बच्चों को 1 लाख अशर्फियां देंगे। हजाम ने कहा, आपके सर पर सींग उगा हुआ है, ये पैदाइशी है या बाद में उगा था? राजा बोला, 10 साल हुए जब हम। हजाम ने बात काटते हुए कहा, काला कुंज में तो आप नहीं गए थे, क्योंकि वहां एक ऐसा दरख्त है जिसके नीचे से गुजरने वाले आदमी के सर पर सींग उग जाता है। राजा बोला, हाँ हाँ, हम काला कुंज में शिकार खेलने के लिए गए थे, क्या तुम्हें उस दरख्त की पहचान है? हजाम ने कहा, उस दरख्त के नीचे से गुजरने से सींग उगता है और उसी दरख्त में बरसात के मौसम में एक फूल खिलता है। अगर उसे पानी में घोल कर पिया जाए तो सींग खुद ब खुद जड़ जाता है। राजा ने कहा, क्या तुमने वह फूल देखा है? हजाम बोला, हुजूर, मैंने तो वह फूल बहुत से आदमियों को खिलाया भी है। राजा ने ये बात बड़े ताज्जुब से सुनी और उसी वक्त हजाम के लिए बहुत उम्दा उम्दा खाने मंगवाए और अशरफियों से बड़ी हुई थैली उसे देते हुए कहा, हम तुम्हें इतना माला माल कर देंगे कि शहर का बड़े से बड़ा रईस भी तुम्हें झुककर सलाम करेगा, लेकिन तुम हमें वो फूल लाकर दो। हजाम ने कहा, हुजूर, वो फूल तो सिर्फ बरसात में निकलता है और बरसात में अभी 5 महीने बाकी हैं। राजा ने लंबा सांस लेते हुए कहा, हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे, तुम हमारे बाल काट दो और यहीं रहा करो। हजाम ने कहा, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप मुझे जाने की इजाजत दे दें, वरना आज ही जान से मार दीजिए। राजा बोला, तुम्हें जान से मार दिया तो फूल कैसे मिलेगा? हाँ, घर जाने का सवाल टेरा है, क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे कहीं बदनाम ना कर दो। हजाम ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। राजा बोला, अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें बीवी बच्चों समेत कोल्हू में पिलवा दूंगा। हजाम ने कहा, बहुत बेहतर, मुझे ये बात मंजूर है। गर्ज हजाम बाल काटकर और इनाम की रकम लेकर हंसी खुशी घर वापस आया और माँ के पैरों से लिपट गया। फिर उसने तमाम किस्सा बयान किया। गरीब बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुलाजमों का हिस्सा जरूर दे देना, और ये बात मुझसे तो कही, अब किसी और से ना कहना। हजाम की ये आदत थी कि वो किसी बात को अपनी माँ से कहता तो उसे कहने में शुमार न करता, और जब तक 2-4 आदमियों से ना कहता उसे सब्र न आता। रात होने तक उसने बहुत सब्र किया और राजा के सर पर सींग उगने की बात किसी से ना कही, लेकिन सब्र की भी हद होती है। उसकी नींद उड़ गई और पेट अफड़ने लगा, लेकिन मुसीबत यह थी कि इस बात को कहने से राजा कोल्लू में पिलवा देता। आखिर जब उससे रहा ना गया तो दबे पांव उठा और एक घर से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। आबादी से कई मील दूर जंगल में जाकर इधर उधर फिरता रहा। कभी सोचता कि उड़ती हुई अबाबिलों, चिमगादड़ों और उल्लुओं से ये बात कह दूं। कभी सोचता
کہ درختوں پر سوئے ہوئے پرندوں سے یہ بات کہہ دوں، لیکن موت کے ڈر سے نہ کہتا۔ آخر اسے ایک کنواں نظر آیا اور اس نے کنویں میں منہ لگا کر کہہ دیا، اے کنویں، راجا کے سر پر سینگ اگا ہوا ہے۔ اب اس کا پیٹ کچھ ہلکا ہوا اور وہ واپس آرام سے جا کر سو گیا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس کنویں میں برگد کا ایک درخت اگا اور خوب پھیل گیا۔ ایک روز ایک گویے کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے اس درخت کو کاٹ لیا اور گھر جا کر اس کی لکڑی سے ایک سرنگی اور 2 طبلے بنوا لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گانے بجانے لگا۔ ایک روز گویے کا گزر محل کی طرف سے ہوا تو راجا نے اسے بلوا لیا اور اس سے گانا سنانے کی فرمائش کی۔ گویے نے بیٹھ کر جیسے ہی سرنگی بجائی، راجا کو اس میں سے آواز سنائی دی، را را راجا کے سا سا سر پر سی سی سینگ۔ راجا کے سر پر سینگ، ایک سینگ۔ داہنا تبلا پوچھنے لگا، کس نے کہا؟ کس نے سنا؟ کس نے کہا؟ کس سے سنا؟ بائیں تبلے نے جواب دیا، ببن حجام نے۔ راجا نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے گویوں سے 1,00,000 اشرفیوں میں طبلے اور سرنگی خرید کر انہیں رخصت کیا اور ببن حجام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن حجام کہیں نہ مل سکا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی اس شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے تو بہت اچھا قصہ یاد ہے۔ ممکن ہے کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی بات ہو، ورنہ آج کل کون ایسا پردہ کرتا ہے؟ بادشاہ نے، جو دروازے میں کھڑا کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اندر آتے ہوئے کہا، اگر کسی میں کوئی عیب ہو اور وہ اسے پردے میں رکھنا چاہتا ہو تو دوسرے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس پردے کو پراڑنے دیں۔ ملکہ نے کہا، آپ درست فرماتے ہیں۔ کنیز اٹھ کر چلی گئی اور بادشاہ ملکہ کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر دیر تک دونوں ہنستے بولتے رہے۔ حیدر جنگ اور سکندر جنگ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند آدمی تھے۔ وہ جب بھی بازار سے سامان خریدنے جاتے تو بیگم صاحبہ کے ہی نام سے خریدتے اور رسید بھی بیگم صاحبہ کے ہی نام سے کٹواتے۔ اس طرح بیگم صاحبہ مشہور ہو گئیں۔ ایک مرتبہ کئی شہروں میں سیلاب آیا، لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ بڑے وزیر نے خوشحال لوگوں سے درخواست کی کہ وہ سیلاب زدہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کریں، اور اس درخواست پر امیر غریب سب ہی نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا۔ پھر حیدر اور سکندر نے بیگم صاحبہ کی طرف سے شہر میں اعلان کیا۔ بیگم صاحبہ نے جب سے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی خبر سنی ہے، وہ بے چین ہو گئی ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا سب کچھ حرام ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے مصیبت زدہ بھائی بہن اور بچے بے سر و سامان پڑے ہوئے ہیں، بہت سے یتیم ہو گئے ہیں، بہت سے اپنی اولاد سے محروم ہو گئے ہیں۔ مجھے ان سب سے دلی ہمدردی ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک تمام لوگ کہیں آباد نہ ہو جائیں میں آرام نہیں کروں گی، اور اپنے آرام کی تمام چیزیں نیلام کر کے اس رقم سے سیلاب زدوں کی مدد کروں گی۔ لہٰذا جمعہ کی شام آپ اس نیلام میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ داموں میں اس سامان کو خریدیے تاکہ مصیبت کے ماروں کی پوری طرح مدد کی جا سکے۔ اس اعلان کو سن کر ہر ایک کے دل میں بیگم صاحبہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی۔ گلی کوچوں میں ہی نہیں بلکہ چپا چپا پر اس بات کا تذکرہ ہونے لگا کہ ہمدردی اور قربانی کی یہ پہلی مثال ہے، ورنہ بڑے لوگ اپنے آرام کے آگے دوسروں کی پرواہ کب کرتے ہیں۔ جمعہ کی شام بلند و بالا عمارت کے نچلے حصے میں شہر کے امیر رئیس اور بادشاہ کی طرف سے 2 وزیر جمع ہوئے اور ملازموں نے بیگم صاحبہ کا سامان سجا کر رکھ دیا۔ اس سامان میں بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے بھی شامل تھے جنہیں وزیروں نے معقول رقم دے کر خرید لیا۔ بیگم صاحبہ کی سنگار میز، سنگار دان، مسیری، الماریاں، کرسیاں، میز، برتن، غرض کے خانہ داری کی تمام چیزیں لوگوں نے خرید لیں اور اس طرح لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ بادشاہ نے جب نیلام کا حال سنا تو کہا، بیگم صاحبہ بہت ہی انوکھی طبیعت کی مالک ہیں۔ انہوں نے غریبوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے
वो तारीफ के काबिल है। शाही महल के अलावा शहर में भी बेगम की फ्याजी के चर्चे होने लगे। हालांकि अभी सामान नीलाम ही किया गया था, गरीबों में रकम तकसीम नहीं की गई थी। एक रोज दोपहर के वक्त बेगम साहबा की पालकी इमारत से बाहर निकली और छोटी छोटी गलियों कूचों से गुजरती हुई बड़े बाजार में पहुंची। आज भी उस पालकी को 8 कहार कंधों पर उठाए हुए थे और हैदर और सिकंदर जंग पालकी के आगे आगे थे। जिस गली से ये पालकी निकली उसी गली में क्यामत आ गई। औरतें, बच्चे और मर्द बेगम साहिबा की सवारी देखने के लिए घरों से निकल पड़े। दुकानदारों और ग्राहकों ने खरीदो फरोख्त छोड़ दी और सवारी को देखने लगे। बहुत से गरीब सब्जी वालों ने बेगम साहबा की सवारी आते देखकर खुशी में सारी सब्जी मुफ्त तकसीम कर दी। बड़े बाजार की ये हालत हुई कि जिस वक्त सड़क पर ये पालकी पहुंची तो दूसरी तमाम सवारियां रुक गईं। लोग सिमट कर कितार बांध कर खड़े हो गए कि बेगम साहिबा बहुत ही नेक और गरीबों की हमदर्द हैं, खुदा उन्हें सलामत रखे। गर्ज ये पालकी शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर रुकी। उस वक्त दुकान के मालिक और मुनीम जी बैठे हुए यही खाते देख रहे थे। पालकी पर नजर पड़ते ही उठ खड़े हुए और हैदर और सिकंदर से बोले, हुजूर आदाब अर्ज। हैदर ने कहा, हीरे और जवाहरात की इससे भी बड़ी और कोई दुकान है? सेठ साहब बोले, नहीं बंदा परवर, आपकी दुआ से यही सबसे बड़ी दुकान है। ऊपर तशरीफ लाइए। और पालकी में क्या बेगम साहिबा मौजूद हैं? सिकंदर बोला, जी हाँ, बेगम साहिबा को कुछ हीरों और जवाहरात की जरूरत है। सेठ बोला, अरे साहब, इस गुलाम नाचीज को ही बुला लिया होता। बेगम साहिबा ने यहाँ आने की जहमत क्यों गवारा की? हैदर बोला, यहाँ जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हैं, उनमें से पसंद फरमा लेंगी। मकान पर अगर नमूने लेकर जाते तो वो गिनती के ही होते। सेठ बोला, जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। दुकान में पर्दे का माकूल इंतजाम है। बेहतर होता अगर बेगम साहिबा अंदर तशरीफ लाती। सिकंदर बोला, बेगम साहिबा इस बात को पसंद नहीं फरमाती। सेठ बोला, कोई बात नहीं, पालकी ही में तमाम चीजें पेश कर दी जाएंगी। हाँ तो क्या क्या दिखाऊं? सिकंदर बोला, लाल याकूत और कुछ जराव जेवर। सेठ साहब ने अलमारियों से छोटे बड़े डब्बे निकाल निकाल कर अपने सामने ढेर लगा लिया। फिर एक एक डब्बा खोल खोल कर दिखाया। नीली सब्ज और सुर्ख मखमल की डिबियों में सुनहरी जेवर और उसमें टिके हुए हीरे इस तरह झिलमिला रहे थे कि आंखें चुंधियाने लगीं। सेठ साहब खुद बेहतर और कीमती जेवर पसंद करके बेगम साहबा के देखने के लिए पेश करते। हैदर हाथ में लेकर पालकी में बेगम साहबा को दिखाता। 10-20 जेवरों में से 3-4 जेवर पसंद किए। सेठ साहब इस बात से बहुत हैरान थे कि वो जेवर के जो दाम बताते, बेगम साहिबा फौरन बता देती कि ये दाम मुनासिब हैं या ज्यादा हैं। वरना आम तौर पर बेगमात को कीमत का सही अंदाजा नहीं होता। एक हार जिसमें नीलम ही नीलम थे। सेठ साहब ने सिकंदर को दिखाते हुए कहा, सारे मुल्क में इस जैसा दूसरा हार मौजूद नहीं है, जरा बेगम साहिबा को दिखाइए। सिकंदर ने पालकी में बेगम साहिबा को हार दिखाया। उधर सेठ साहब दुकान से उतरकर पालकी के पास आए और कहने लगे, बेगम साहिबा नीलम का हार है, इस जैसा हार सारे मुल्क में नहीं मिलेगा और कीमत भी बिल्कुल वाजबी है, यानी सिर्फ 50,000 रुपए। अगर हजूर ने इसको पसंद ना फरमाया तो मेरा दिल बुरी तरह टूट जाएगा। सिकंदर ने पर्दे के पास मुंह ले जाकर कहा, अगर ये हार पसंद हो तो दूसरे जेवर के साथ रख लूं। बेगम साहिबा ने जवाब दिया, क्या मुजायका है। सेठ साहब खुशी से फूले न समाये और दुकान पर चढ़कर दूसरी चीजें निकालने लगे। फिर कई एक हीरे दिखाए और खूब खूब तारीफ की। इन हीरों में से 6 हीरे बेगम साहिबा ने पसंद किए। इसके बाद सेठ साहब ने एक हीरा और निकाला और दुकान से उतरकर पालकी के पास गया। फिर बोला, बेगम साहिबा, इस हीरे को मुलायजा फरमाइए, कोहे नूर हीरे का भाई है। हैदर जंग ने उस हीरे को लेकर बेगम साहिबा को दिखाया। फिर सेठ से बोला, इसकी कीमत क्या है?
सेठ ने कहा, यह हीरा वजन के हिसाब से दिया जाएगा और एक रत्ती वजन की कीमत 40 रुपए होगी। हैदर ने कहा, नर्ख बहुत ज्यादा है। सेठ बोले, मैंने बिल्कुल वाजिबी नर्ख बताया है। फिर पालकी के पास मुंह ले जाकर बोला, बेगम साहिबा, अगर ये नर्ख मंजूर हो तो इस हीरे का वजन किया जाए। बेगम ने कहा, क्या मुजायका है। सेठ खुशी खुशी दुकान पर चढ़ा और जल्दी जल्दी उसका वजन किया और हिसाब लगाकर बोला, 30,000 रुपए का ये हीरा है। सिकंदर जंग ने कहा, कोई बात नहीं। गर्ज 5.5 लाख रुपए के जेवर और हीरे वगैरह पसंद किए। मुनीम जी ने सबकी फहरिस्त तैयार की। फिर तमाम जेवर और हीरे सिकंदर को दे दिए कि इन्हें बेगम साहिबा को पहुंचा दीजिए। सिकंदर ने तमाम चीजें पालकी में बेगम साहिबा को दे दी और दुकान पर आकर सेठ साहब से बातचीत करने लगा। हैदर जंग बोला, कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है और ये चीजें पसंद करने में बहुत वक्त लग गया है। बेगम साहिबा को प्यास महसूस हो रही होगी। और फिर उठकर पालकी में से मट्टी की कोरी ठिलियां निकाली और बोला, सिकंदर मियाँ, आप जल्दी से मेज़ान लगवाइए, मैं बेगम साहिबा के लिए बैद मश्क का शरबत ले आऊं। सेठ जी बोले, अरे साहब, आप क्यों तकलीफ फरमाते हैं, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी शरबत का इंतजाम करता हूँ। हैदर जंग ने कहा, बेगम साहिबा अपनी ठिलिया का ही शरबत पीती हैं, वो दूसरों के बर्तन पर भरोसा नहीं करती। और वो ठिलिया उठाकर दवा खाने की तरफ चल दिया। इधर सेठ जी ने मुनीम से कहा, तुम जल्दी से जाकर शरबत का इंतजाम करो, कहारों के लिए अलहदा लाओ और खजूर के लिए अलहदा, वाकई बहुत सख्त गर्मी है। मुनीम जी बहुत अच्छा कहते हुए शरबत वाले की तरफ रवाना हुए तो सिकंदर ने सेठ जी से बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सेठ साहब, लाखों का सौदा तय करा दिया है, इसमें हम गरीबों के भी हक का ख्याल रखना। सेठ साहब बोले, हुजूर, मैंने तो पहले ही वाजिबी दाम लगाए हैं और मैंने कुछ ज्यादा नहीं कमाया। आप ही गौर फरमाइए कि आपको किस तरह दे सकता हूँ। सिकंदर बोला, आप ही सोचिए कि 5.5 लाख रुपए का माल फरोख्त करवाया है। अगर आप 10 रुपए सैकड़ा भी दें तो हम मंजूर कर लेंगे। सेठ साहब ने हिसाब लगाते हुए कहा, 5.5 लाख पर 10 रुपए सैकड़े के हिसाब से 25,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हैं। इतने में मुनीम जी शरबत लेकर आ गए और उन्होंने चांदी के खूबसूरत गिलासों में सिकंदर और कहारों को शरबत पिलाया। फिर सेठ जी ने मुनीम जी को तमाम किस्सा सुनाया। मुनीम जी बोले, ये रकम बहुत ज्यादा है। सिकंदर ने कहा, अगर आप हमारे फायदे का ख्याल नहीं रख सकते तो याद रखिए कि हम अभी तमाम चीजें वापस कर देंगे। सेठ जी बोले, हुजूर नाराज ना हो, हम दोनों जरा और हिसाब कर लें, फिर जो मुनासिब होगा वो आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। सेठ जी और मुनीम जी कागज पर एक एक जेवर और हीरे का लिखकर हिसाब करने लगे तो सिकंदर बोला, बेगम साहिबा प्यासी बैठी हुई हैं और वो अभी तक शरबत लेकर नहीं आया। आप हिसाब लगाइए, मैं इतने में उसे तलाश करके लाता हूँ। फिर सिकंदर भी उठकर उसी तरफ रवाना हुआ जिस तरफ हैदर गया था। मुनीम जी ने हिसाब लगाने के बाद कहा, सेठ जी, चीजें तो बेगम साहिबा को पसंद आ गई हैं, वो उन्हें वापस तो नहीं करेंगे, इसलिए आप 30,000 से ज्यादा की बात ही ना करें। सेठ जी कहने लगे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुनीम जी, आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। मुझे याद नहीं आता कि सुबह उठकर किसकी शक्ल देखी थी। मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठानी को देख लिया होगा। सेठ ने चौंक कर कहा, अरे नहीं मुनीम जी, जिस रोज उसकी सूरत देखने को मिल जाती है उस रोज तो सारा दिन मक्खियां ही मारते गुजर जाता है। अरे मियाँ, याद आया, आज तुम्हारी सेठानी की माँ को देखा था। बई वाह, अम्मा की सूरत दिखी तो नसीब खुल गया और बेटी की सूरत देखता तो मक्खियां ही मारता रहता। मुनीम जी बोले, माँ बेटी में फर्क भी तो है हुजूर। दोनों देर तक यूं ही बातें करते रहे। आखिर सेठ जी को ख्याल आया
कि एक ठलिया लेकर गया तो शरबत नहीं आया, दूसरा उसकी तलाश में निकला तो वो भी वहीं का होकर रह गया। उन्होंने मुनीम जी से कहा, जरा जाकर तुम ही तलाश करो। मुनीम जी उठकर गए तो 1 घंटे के बाद वापस आए, हांफते कांपते, पसीने में शराबूर, और बोले, सेठ जी, उनमें से तो किसी का भी पता नहीं है। एक एक दुकान पर दरियाफ्त किया है लेकिन खोज नहीं मिला। सेठ जी बड़े परेशान हुए और दुकान के सामने टहलने लगे। इसी तरह शाम हो गई। आखिर सेठ जी ने पालकी के पास जाकर कहा, बेगम साहिबा, आपके आदमी तो अभी तक वापस नहीं आए। शाम हो गई है और मुझे दुकान बंद करनी है। अगर आप सारा माल वापस कर दें और कल खरीद लें तो बेहतर होगा। बेगम साहिबा ने कोई जवाब न दिया तो सेठ जी समझे कि शायद नाराज हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, मैं कल सुबह आपके मकान पर माल लेकर हाजिर हो जाऊंगा। कहारों से पता मालूम कर लेता हूँ। बेगम साहिबा ने जवाब दिया, क्या मुज़ायका है? सेठ जी ने कहारों से कहा, वो दोनों आदमी तो लौट कर नहीं आए, इसलिए मुझे मकान का पता समझा दो और बेगम साहिबा से जेवर और हीरे का डिब्बा लेकर मुझे दे दो। कहारों ने कहा, बेगम साहिबा को तो हम जानते नहीं, हमें तो वो दोनों 2-2 रुपए के हिसाब से मजदूरी तय करके लाए थे। सेठ ने हैरानी से कहा, और ये पालकी? वो बोले, ये पालकी तो मकान की ड्योरी में खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे उठाकर ले चलो। हम उठा लाए। सेठ ने कहा, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। फिर उसने बेगम साहिबा से कहा, हम अपनी दुकान के सामने पालकी को कब तक खड़ा रखेंगे? अगर आप फरमाएं तो बादशाह के पास ले चलें। बेगम ने जवाब दिया, क्या मुज़ायका है? ये जवाब सुनकर सेठ ने दुकान बंद की और कहारों से कहकर पालकी को कला की तरफ ले चला। कला के दरवाजों पर जो पहरेदार खड़े हुए थे, उन्होंने दूर ही से पालकी को पहचान लिया और फौरन ही बादशाह को इतला कर दी। बादशाह ने कहा, पालकी को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ कला में पहुंचा दिया जाए। पालकी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दरबानों ने झुककर सलामी दी और उसे अंदर ले गए। बादशाह और मलका दोनों पालकी के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखते ही आगे आए और पालकी को नीचे रखवा दिया। फिर सेठ जी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और सारा किस्सा बयान किया। बादशाह को यह किस्सा सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। उसने खुद पर्दे के पास जाकर कहा, ये जौहरी जो कुछ कहता है, क्या ये सच है? अगर सच है तो आप इसके जेवर इसे दे दीजिए। बेगम ने जवाब दिया, क्या मुज़ायका है? सेठ जी ने आगे आकर कहा, लीजिए, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप जेवर दे दीजिए। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? सेठ जी ने पालकी में हाथ बढ़ाया लेकिन बेगम ने जेवर नहीं दिए। सेठ जी ने इधर उधर हाथ मारा तो कुछ डब्बे हाथ में आए। बाहर निकाल कर देखे तो सब के सब खाली थे। अब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने और डिब्बे निकाले तो वो भी खाली थे। बादशाह ने ये हाल देखा तो वो भी सोच में पड़ गया और बोला, बेगम साहिबा, मजाक नहीं फरमाइए। जो फैसला करना है जल्द कीजिए, क्योंकि इस गरीब को देर हो रही है। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह बोला, हमें भी बहुत से काम करने हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह बोला, आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या सारा वक्त आप ही की नजर हो जाएगा? जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह ने मलका से कहा, अनोखी बेगम है, हर बात का जवाब सिर्फ 3 लफ्ज हैं। मलका ने कहा, मैं देखती हूँ। और ये कहकर मलका ने पालकी से पर्दा उठा दिया। पर्दा उठा, जिल मिलाता हुआ पर्दा। सेठ जी गश खा गए। मुनीम जी की आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। मलका सकते में रह गई। बादशाह दम बखुद रह गया और वजीरों ने सर पीट लिया। बात यह थी कि पालकी में एक तरफ बहुत से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और उन पर एक मैना बैठी हुई थी। पास ही जेवरों के खाली डब्बे पड़े हुए थे। बादशाह ने कहा, वो दोनों बदमाश ठग गए। उन्होंने मैना को क्या मुज़ायका है
बोलना सिखा दिया और सबको बेवकूफ बनाते रहे। बादशाह ने उसी वक्त उस मकान की तलाशी लेने के लिए वजीरों को रवाना किया जिसमें बेगम रहती थी। उन्होंने वापस आकर बताया कि मकान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बादशाह ने गर्दन को झटका देते हुए कहा, यह राज खुल गया। पहली मर्तबा बदमाशों ने शहजादे पर इल्जाम रखकर हमें बेवकूफ बनाया और हमसे मकान लिया, तोहफे भी लिए। फिर उन्होंने नीलाम के जरिए सारा सामान फरोख्त करके रकम बना ली और जौहरी को भी बेवकूफ बना लिया। वजीरों ने कोतवाल को बुलाकर हुक्म दिया, उन ठगों की तलाश में चारों तरफ आदमी दौड़ा दो और बदमाशों को पकड़कर इतनी सख्त सजा दो कि वो जिंदगी भर याद रखें। मलका ने प्यार से मैना को बाहर निकाला और प्यार करते हुए कहा, मेरी अनोखी बेगम, तुम्हें देखने को मेरा दिल कितना चाहता था, आज तुम्हारे दीदार हो ही गए। कनीज बोली, मैं नहीं कहती थी कि राजा की तरह जरूर कोई बात है जो बेगम पर्दे में रहती है।